हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 सितंबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, आज देश को मिलेगा नया उपराष्ट्रपति। और वैसे तो एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन की जीत तय दिख रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला वोट डालेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। और एनडीए के सांसदों संग आज रात्रि भोज भी रखा गया। और वहीं इधर उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सांसदों की मॉक पोल ट्रेनिंग भी हुई। केसीआर की पार्टी चुनाव में नहीं होगी शामिल। चलिए अगली खबर देखिए, भारत और यूरोपीय यूनियन दोनों के बीच व्यापार वार्तालाप तेज हुई। कतर समेत दुनिया के कई देशों के साथ भारत के बीच जल्द ही व्यापार समझौते पूरे होने की उम्मीद है। जी हां दोस्तों, भारत ने आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद अब दुनिया के कई देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीतें तेज कर दी हैं। बीते दिन 8 तारीख को भी व्यापार वार्तालाप के लिए यूरोपीय यूनियन की टीम दिल्ली पहुंची और इस दरमियान भारत यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत शुरू हुई। ट्रंप के 50% टैरिफ का बोझ कम करने की तैयारी कर रही है अब केंद्र सरकार। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए, बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही है। एचडीएफसी बैंक ने करोड़ों ग्राहकों को खुशखबरी दी। नवरात्रि और त्योहारों से पहले होम लोन सस्ता कर दिया है। दरअसल प्राइवेट सेक्टर के बैंक एचडीएफसी बैंक ने लोन के ब्याज दरों को कम किया है। बैंक ने अपने एमसीएलआर में 0.05% की कटौती की है। और इस कटौती के बाद अब नया एमसीएलआर इंटरेस्ट रेट क्या होगा अलग अलग टाइम पीरियड के लिए आप इस टेबल में देख सकते हैं। और ये जो एचडीएफसी बैंक की नई लोन ब्याज दरें हैं, ये 8 तारीख से लागू हो चुकी है। चलिए खबर देखिए, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से तेल के आयात पर अब कम होगी निर्भरता, प्रदूषण से भी मिलेगी राहत। दरअसल सरकार प्लान कर रही है, अभी भारत अपनी कुल जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल जो है आयात करता है रूस वगैरह से, यहाँ से है ना। तो अब सरकार का प्लान है हमारे यहाँ तेल में इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे क्रूड ऑयल की आयात पर निर्भरता घटेगी और बिल भी कम होगा। और इसे ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक अहम कदम माना जा रहा है। ये कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं। E20 इथेनॉल मिश्रित ईंधन को लेकर सरकार का ये प्लान है। वहीं देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी बोले कि भारत जल्द ही दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के लिए तैयार है। देश की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर उद्योग मंत्री गोयल ने दावा किया। और वहीं हमारे देश की बायो इकोनॉमी पर भी खबर आ रही है। देखिए, भारत की जैव अर्थव्यवस्था भी 10 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 165 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुकी है। 2014 से लेकर 2021-25 तक के पिछले कुछ सालों में ग्रोथ ऑफ बायोटेक स्टार्टअप्स के डेटा भी आप देख सकते हैं। जैव अर्थव्यवस्था का मतलब है पौधों, पशुओं और सूक्ष्म जीवों से नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करके भोजन, ऊर्जा और औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन करना। तो इस क्षेत्र में भारत ने अच्छी ग्रोथ हासिल की है ना। चलिए खबर देखिए, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को लेकर अब सभी याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। सरकार की मांग पर सुनवाई करते हुए कोर्ट फैसला सुनाएगा। अभी दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, इन राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट में ये केस चल रहे हैं। जो हाल ही में केंद्र सरकार न्यू ऑनलाइन गेमिंग एक्ट जो लेकर आई, तो उसके खिलाफ कई सारी गेमिंग कंपनियों ने और कई इंडिविजुअल्स ने भी हाई कोर्ट में ये याचिकाएं दायर की है। लेकिन बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने इन पर सुनवाई करते हुए कहा कि अब इस तरह की सभी याचिकाओं की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। अगले 1 सप्ताह के अंदर अंदर सभी याचिकाओं को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने का निर्देश भी दिया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जर्मनी और इंग्लैंड का दौरा करके वापस अपने राज्य लौटे। और इस दरमियान तमिलनाडु को 15,516 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश भी मिला। यूरोप दौरे पर गए थे तमिलनाडु के सीएम। 33 अहम समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। निवेश बढ़ेगा तो उद्योग, काम धंधे बढ़ेंगे, रोजगार भी बढ़ेगा ना। और वहीं खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और कहा कि आधार कार्ड मतदाता सूची के लिए वैध पहचान पत्र है, लेकिन नागरिकता के लिए नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को भी निर्देश दिया और चुनाव आयोग को भी कहा कि आधार कार्ड को 12वां वैध दस्तावेज माने वोट डालने के लिए। मतलब बिहार में जो अभी SIR चुनावी वेरिफिकेशन चल रहा, उसमें आधार कार्ड को भी पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार करें चुनाव आयोग। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक मुख्य आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन फिर भी आधार को पहचान का प्रमाण माना जा सकता है। और SIR यानी वोटर वेरिफिकेशन पर जो बिहार में फिलहाल 11 निर्धारित दस्तावेज हैं, उसमें 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में आधार कार्ड को भी वैलिड दस्तावेज के रूप में माना जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने SIR मुद्दे पर कुछ प्रमुख टिप्पणियां की, देख सकते हैं आप। अच्छा, वैसे बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने भी बड़ा तोहफा दिया। देखिए, आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का मानदेय भी बढ़ा दिया है। अब सेविकाओं को 9,000 रुपए मिलेंगे, जो पहले 7,000 रुपए था। 2,000 मानदेय बढ़ाकर 9,000 कर दिया है। और वहीं सहायिकाओं का भी मानदेय जो पहले 4,000 रुपए था, उसे बढ़ाकर 4,500 रुपए कर दिया है। कुछ ही दिनों में बिहार में जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक से बढ़कर एक धड़ल्ले से फैसले लेते जा रहे हैं। महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार ने कुछ और बड़ी घोषणाएं की, और उन घोषणाओं के क्या मायने हैं देखिए आप। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीविका दीदियों के लोन का ब्याज घटाया, कर्मचारियों की सैलरी भी दुगुनी हुई है। कुछ डिटेल आप देख सकते हैं। इसके अलावा बिहार सरकार ने महिलाओं के रिजर्वेशन में भी डोमिसाइल नीति लागू की है। महिलाओं को मिलने वाले 35% क्षितिज आरक्षण में यह नीति लागू की है। और हाल ही में आशा और ममता कार्यकर्ताओं का वेतन भी बढ़ाया गया बिहार में। वहीं नीतीश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी बढ़ाई थी हाल ही में। तो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बिहार सरकार एक से बढ़कर एक रोजाना नए फैसले लेती जा रही है। वहीं देखिए, बिहार में सीएम नीतीश ने 80 पिंक बसों को भी हरी झंडी
झंडी दिखाई। विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को बड़ी सौगात मिली है। BSTC की 1065 बसों में ई-टिकटिंग की सुविधा भी शुरू हुई है और ये जो 80 पिंक बसें हैं ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही चलाई जाएगी, यानी इन बसों में केवल महिलाएं ही यात्रा कर पाएंगी। बिहार के इस पिंक बस योजना के पहले फेज में 6 जिलों में 20 बसें चलाएगी और अभी 80 और बसों को हरी झंडी दिखाएगी। पिंक बसों में महिलाओं को क्या क्या सुविधाएं मिलेगी देख सकते हैं आप, सिक्योरिटी वगैरह अच्छी रखी जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों। एक बार फिर से गोल्ड और सिल्वर का प्राइस ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। बीते दिन सोना 1699 रुपए बढ़कर 1,08,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है और इसी साल सोना अब तक 32,000 रुपए महंगा हो चुका है। वहीं चांदी का भाव भी लगभग 1.25 लाख रुपए पहुंच चुका है। एक ही दिन में चांदी का रेट 1243 रुपए बढ़ा और अभी चांदी का भाव 1,24,413 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ काफी बड़ी हिंसा फैल गई। इस घटना के बाद भारत ने भी नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी किया और बिहार राज्य के 7 जिलों में नेपाल बॉर्डर को भी सील कर दिया गया। कारोबारी बोले कि व्हाट्सएप के जरिए व्यापार चल रहा था। एक्चुअली अभी आपको पता होगा 2-3 दिन पहले ही नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया बैन करने का आदेश जारी किया था और इसके अलावा नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी युवाओं ने यह प्रदर्शन किया। 3 सितंबर को जो नेपाल सरकार ने आदेश जारी किया उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 तरह के सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगा दिया था। राइट, तो नेपाल सरकार के इस फैसले पर नेपाल के युवा सड़कों पर उतर आए, जमकर प्रदर्शन किया और बताया जा रहा कि इस हिंसा भरे प्रदर्शन के माहौल में 19 से 20 लोगों की मौत हो गई है। आखिर नेपाल में ये जेन जी का प्रदर्शन क्यों शुरू हुआ? फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन का जो सरकार का फैसला था वो गलत साबित हुआ और नेपाल में नेताओं के बच्चों की आलीशान जिंदगी से भी आम जनता में, युवाओं में नाराजगी फैली है। देखिए बीते दिन नेपाल की संसद की दीवार फांद करके प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए हैं। पुलिस ने उनको रोकने के लिए पानी की बौछार की, आंसू गैस भी छोड़ा, गोलियां भी चलाई, लेकिन जेन जी को नहीं रोक पाए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। नेपाल के सड़कों पर उतर आए युवा और संसद भवन पर जाकर अटैक कर दिया। तो इसी घटना में 19-20 युवाओं की जान भी चली गई। बताया जा रहा है कि अब तक विरोध प्रदर्शन में 20 की मौत हो गई और इस घटना के बाद नेपाल के गृह मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में तो प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया। अब जरा सोचिए आप, हालात कितने गंभीर पहुंच गए होंगे तब जाकर यह आदेश जारी हुआ शूट एंड साइड का, मतलब देखते ही गोली मार दो। और नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने भी इस्तीफा दे दिया। नेपाल के पूरे देश भर में इस प्रदर्शन के बाद परीक्षाएं भी टाली गई। जेन जी के विरोध के बीच ओली सरकार ने इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग भी बुलाई। वहीं पहले तो हमारे भारत में भी नेपाल से लगते तकरीबन 1751 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर फोर्स तैनात करने की खबरें आई थी, लेकिन अभी रिपोर्ट आ रही कि एसएसबी फिलहाल फोर्स नहीं लगाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। पंजाब समेत हमारे देश के कई राज्यों में जो बाढ़ का खतरा चल रहा, तो रिपोर्ट आ रही कि पंजाब के लुधियाना में अभी भी बाढ़ का खतरा बरकरार है। अमृतसर, जालंधर में बीते दिन भी स्कूल बंद रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी मुआवजे की घोषणा की है और आज पीएम मोदी भी पंजाब दौरे पर आ रहे हैं। देखिए पंजाब के सीएम भगवंत मान जो अभी तबियत खराब होने के चलते अस्पताल में भर्ती हैं, तो भी उन्होंने कैबिनेट बैठक की और राज्य में बाढ़ पीड़ितों को बड़ी राहत देते हुए कई बड़े ऐलान किए। एक तो किसान भाई लोगों के लिए सबसे बड़ा ऐलान किया, जो कि अभी बाढ़ के हालातों में किसान भाई लोगों की हजारों एकड़ फसलें नुकसान में चली गई, खराब हो गई, तो ऐसे किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। पीएम मोदी के दौरे से पहले पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने कुल पंजाब के लिए 20,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की भी मांग की है और उससे पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कुछ और बड़े ऐलान भी किए। पंजाब में बाढ़ में मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और बाढ़ प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 20,000 का मुआवजा भी मिलेगा। सीएम भगवंत मान ने कैबिनेट मीटिंग में कुछ और बड़े ऐलान किए पंजाब वासियों के लिए राहत पैकेज के तौर पर, देख सकते हैं आप डिटेल। वैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब और हिमाचल दोनों राज्यों का दौरा करेंगे और यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जायजा लेंगे। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। हिमाचल कांगड़ा में अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी और इस दरमियान पंजाब, हिमाचल इन राज्यों के लिए राहत पैकेज का ऐलान भी कर सकते हैं पीएम मोदी। पीएम के दौरे से पहले आम आदमी पार्टी ने मांग करते हुए कहा, देखिए अरोड़ा बोले कि ये डिजास्टर टूरिज्म ना हो, राज्य को मिले 20,000 करोड़ की राहत। इधर हिमाचल के भी सीएम बोले कि पीएम से आज स्पेशल पैकेज मांगेंगे, प्रेजेंटेशन से आपदा की जानकारी देंगे, लैंडलेस को वन भूमि देने की भी मांग की है हिमाचल सीएम ने। और वहीं दोस्तों पंजाब में स्कूल खुलने के आदेश के बाद भी खबर आ रही है कि आज 9 सितंबर को भी पूरी तरीके से नहीं खुलेंगे पंजाब के सभी स्कूल। डिप्टी कमिश्नर करेंगे सभी बिल्डिंग का निरीक्षण और उसके बाद ही स्कूलों के पूर्ण रूप से संचालन का आदेश जारी होगा। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया। और इधर पंजाब के हालातों पर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान भी बोले कि अब हमारी बारी है। पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपील की उन्होंने, कहा कि ये कौम कभी किसी को भूखा नहीं लौटाती है। हाल ही में इससे पहले आपको पता होगा सोनू सूद समेत कई सारे बॉलीवुड एक्टर, पंजाबी एक्टर भी पंजाब वासियों की मदद के लिए आगे आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी पहल है वाकई में। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी प्राकृतिक आपदाओं के बीच विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जब भी भारत पर कोई विपत्ति आती है तो कांग्रेस का युवराज विदेश चला जाता है। दरअसल अभी राहुल गांधी जो विदेश दौरे पर हैं, तो उन्हीं पर तंज कसते हुए हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने बाढ़ के हालातों पर यह कमेंट किया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार का प्लान है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सरकार शुरू करेगी स्वस्थ
स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। इसी महीने 17 सितंबर को पीएम मोदी का बर्थडे है और इस मौके पर केंद्र सरकार की तरफ से ये विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान का मकसद है महिलाओं और बच्चों की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। इस अभियान के तहत अक्टूबर तक देश भर में कई अलग अलग जगहों पर 75,000 स्वास्थ्य शिविर कैंप लगाए जाएंगे और महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में अवगत कराया जाएगा। चलिए खबर देखिए, झारखंड धनबाद की आधी कोयला खदानों पर बंद होने का संकट आ गया है। रिपोर्ट्स आ रही कि 2030 तक 80% खदानें बंद हो सकती हैं, लेकिन ग्रीन औद्योगिक कॉरिडोर से वापस रौनक लौट सकती है और ये कोयला खदानों के बंद होने और प्रदूषण के कारण आर्थिक और मानवीय संकट भी गहराता जा रहा है। तो इस बीच अब सरकार ये नया प्लान कर रही है। और वही देखिए बड़ी खबर दोस्तों, एनआईए ने आतंकी साजिश मामले में 5 राज्यों और जम्मू कश्मीर में 22 ठिकानों पर छापेमारी की है। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में देखिए एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए, जिसमें एक का नाम पहलगाम हमले के बाद जारी आतंकियों की लिस्ट में था। हालांकि बड़े दुख की बात है दोस्तों, हमारे भी 2 जवान शहीद हो गए। जम्मू के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में लश्कर कमांडर रहमान भाई भी ढेर हुआ। बताया जा रहा है कि जम्मू पहलगाम में जो हमला हुआ था उसमें इस आतंकी ने 3 लड़कियों को गोली मारी थी। वहीं देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत की तीनों सेनाओं का एक साथ सम्मेलन आयोजन होने जा रहा कोलकाता में। 15 से 17 सितंबर तक ये संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन होगा और इसकी विषय थीम रखी गई है सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन होगा और खास बात यह है कि इस सम्मेलन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन का शुभारंभ भी पीएम मोदी ही करेंगे और इसके बाद पीएम मोदी 17 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत भी करेंगे। अपने जन्मदिन के मौके पर महिलाओं और बच्चों को यह बड़ा तोहफा देंगे। इसके तहत 75,000 हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे, मैंने आपको बताया था अपडेट, है ना। और वहीं देखिए इंडियन आर्मी के जवानों का जज्बा, सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना और नौसेना के कमांडो ने अभ्यास किया, साझा युद्ध कौशल को बढ़ावा मिला। ये प्रशिक्षण 30 अगस्त से 5 सितंबर तक चला। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, हाल ही में सरकार ने जो जीएसटी रिफॉर्म में सुधार किए उनसे एमएसएमई के लिए लागत और जटिलता में कमी आएगी, अनुपालन में भी सुधार होगा। ये रिपोर्ट एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से जारी की गई। अब सरकार ने जीएसटी स्लैब में मुख्य रूप से 3 स्ट्रक्चर रखे हैं, 5%, 18% और 40%, है ना। और वहीं सरकार का कहना है कि दैनिक उपयोग की भी काफी सारी चीजें जल्दी ही सस्ती होने वाली हैं। 22 सितंबर से जीएसटी के नए प्रस्ताव लागू हो जाएंगे। अमेरिकी टैरिफ के कारण जो अनिश्चितताओं का माहौल बना हुआ है, तो उसी में सुधार लाने के लिए जीएसटी में सरकार ने यह बदलाव किया। और वहीं दोस्तों बीते महीने अगस्त की महंगाई पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि घर में पकाई जाने वाली थाली अगस्त में 8% तक सस्ती हुई है। क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक ये डेटा आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी बोले कि ट्रंप टैरिफ की वजह से 0.50% कम हो सकती है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट। अगर टैरिफ अगले साल तक खींचता है तो इसका असर और बड़ा होगा। जो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा रखा है, तो उसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक इंटरव्यू में ये बात देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कही है। हालांकि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि ट्रंप टैरिफ से प्रभावित बिजनेस के लिए जल्द ही बड़े राहत पैकेज का ऐलान होगा और सरकार इस पर काम भी कर रही है। और इधर केंद्र सरकार का एक और प्लान है, अब अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और देशों में एक्सपोर्ट करेगा भारत। अमेरिका द्वारा 50% शुल्क लगाने के बाद अब भारत सरकार अन्य देशों में निर्यात के अवसर तलाश रही है। चलिए खबर देखिए, यूट्यूबर और मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस कोच डॉक्टर विवेक बिंद्रा को फ्रॉड केस मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। वो बोले कि सच की हमेशा जीत होती है। उन पर आरोप लगे थे लाखों लोगों को कमाई की लालच देने का, लेकिन आखिरकार बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी कानूनी मामलों में उनको क्लीन चिट दे दी है। कुछ समय पहले उनकी कंपनी बड़ा बिजनेस के खिलाफ देश के अलग अलग जगहों में शिकायतें दर्ज हुई थी। कुल लगभग 750 शिकायतें दर्ज हुई थी। और अपने पारिवारिक विवाद पर डॉक्टर बिंद्रा की पत्नी भी बोली कि हम साथ थे और हमेशा साथ रहेंगे। चलिए खबर देखिए, देश के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि भारत में टिकटॉक बैन को हटाने का कोई प्लान नहीं है फिलहाल। 2020 में आपको पता होगा कोरोना लॉकडाउन के दौरान ये चाइनीज एप्स पर बैन लगे थे, है ना। और वहीं पंजाब नेशनल बैंक के 13,850 करोड़ के फ्रॉड के मुख्य आरोपी और भगोड़ा बिजनेसमैन को बेल्जियम से भारत लाने की कोशिशें जारी हैं और इसके लिए केंद्र सरकार ने बेल्जियम सरकार को एक लेटर भी लिखा है और उसमें बताया गया कि मेहुल चोकसी को भारत में जेल में कैसी सुविधाएं मिलेगी। सरकार ने लिखा कि मेहुल चोकसी को ऑर्थर जेल में साफ टॉयलेट मिलेगा, पानी मिलेगा और भी 14 सुविधाओं की लिस्ट सौंपी है अगर बेल्जियम मेहुल चोकसी को भारत को समर्पित कर देता है तो। और वहीं टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए, अब तक का सबसे पतला आईफोन लॉन्च करेगी एप्पल कंपनी आज। इस साल भी हालांकि कंपनी फोल्डेबल फोन नहीं ला रही है। दरअसल आज 9 सितंबर को एप्पल का आउट ड्रॉपिंग इवेंट होने वाला है और इसमें कंपनी अपनी 17 सीरीज पेश करेगी। इसके अलावा भी कुछ एयरपोर्ट्स वगैरह और कुछ नई चीजें पेश की जाएगी और चैप्टर 2 नाम से सबसे स्लिमेस्ट स्मार्टफोन एप्पल अपना सबसे पतला स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। चलिए खबर देखिए, द बंगाल फाइल्स फिल्म पर प्रतिबंध से FWICE नाराज हुआ, कहा कि बिना सरकारी आदेश के पश्चिम बंगाल में फिल्म रोकना गलत है, तुरंत ये बैन हटाया जाए। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज की तरफ से इस पर विरोध और चिंता जताई है। वहीं खबर आ रही, भारत बनाएगा अमेरिका, रूस और इजराइल जैसी
स्पेशल फोर्स जो कि दुश्मन के घर में भी घुसकर मार कर सकेगी। जॉइंट वॉर थ्योरी का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। सैन्य बलों की एलीड कमांडो फोर्स का संयुक्त सिद्धांत बनाया गया है और ये साझा दस्तावेज सेना की स्पेशल फोर्स, वायुसेना की गरुड़ कमांडो फोर्स और नौसेना के मार्कोस कमांडो के लिए बनाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई इस कवायद में तीनों सेनाओं के एलीट फोर्स की तैयारी का हर पहलू स्पष्ट हो चुका है और ये एलीट फोर्स की 4 प्रमुख भूमिकाएं तय की गई हैं, देख सकते हैं आप। और वहीं देखिए खबर दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के बाली चौकी में 4 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। 10 दिन में अब तक 5 मकान जमीजौंद हुए लैंडस्लाइड की घटनाओं के चलते। शिमला में अभी भी बारिश चल रही है। चंबा भरमौर नेशनल हाईवे भी 15 दिन बाद बहाल हो पाया। न सिर्फ हिमाचल में बल्कि देश भर के कई राज्यों में अभी भी भारी बारिश का माहौल जारी है। तो चलिए दोस्तों, अभी अपन साथ के साथ कुछ मौसम समाचार पर भी नजर डाल लेते हैं फटाफट से। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में भी BSF सुंदरबनी ने बाढ़ प्रभावितों के लिए लगाया चिकित्सा शिविर। 304 मरीजों की जांच हुई। वहीं बिहार में मौसम विभाग की चेतावनी, पलटी मारेगा मानसून। 25 जिलों में बिजली गिरने और भारी बारिश की संभावना है। खबर आ रही कि बिहार में पटना, समस्तीपुर समेत 24-25 जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। 9 सितंबर आज से लेकर 15 सितंबर तक, यानी ये लगभग पूरा सप्ताह बिहार में हेवी रेन की संभावना रहेगी। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। और किन किन 24 जिलों में येलो चेतावनी है, ये बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, उत्तराखंड में भी हरिद्वार ऋषिकेश रेल रूट पर लैंडस्लाइड हुआ। एक लोहे का ढांचा भी क्षतिग्रस्त हो गया। पंजाब, हिमाचल समेत कई जगहों पर सड़कें बंद पड़ी हैं। यूपी, आगरा, ताजमहल तक भी यमुना नदी का पानी पहुंच चुका है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थितियां। कन्नौज में 700 साल पुराने एक मकबरे की दीवार गिर गई। लखीमपुर में भी नदी में समाया मकान। 15 साल बाद वृंदावन में भीषण बाढ़ आई हुई है। और इधर छत्तीसगढ़ के मानसून की स्थितियां देखिए। रायपुर में तेज बारिश का अलर्ट और भी 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। दुर्ग, बालोद में बिजली गिरेगी, आंधी चलेगी। 2 दिन बाद प्रदेश भर में बरसात का माहौल और बढ़ेगा। वैसे छत्तीसगढ़ में अब तक 85% बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। और ये पंजाब की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए दोस्तों। आधी रात घरों में घुसा पानी, लोग जान बचाकर भागे। आंगन में भी पानी बह रहा तो हाथ पैर गल गए, लोगों के छाले पड़ने लगे पैरों में, ये देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। पंजाब लुधियाना में भी बाढ़ का खतरा फिर से बढ़ने लगा। अमृतसर, जालंधर में स्कूल बंद रहे। नाभा में बस पलटी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुआवजे की भी घोषणा की है। इधर हरियाणा के भी 6 जिलों में आज और कल भी भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। हिसार में एक जगह छत गिर गई। एक किसान नेता को भी अरेस्ट किया गया। सिरसा में ग्रामीण और प्रशासन भी भिड़ गए। पंचकुला में भी एक बच्चे की मौत हो गई। और इधर मध्य प्रदेश की स्थितियां देखिए। बारिश थमी लेकिन अब उफनती नदियों से शव निकाले जा रहे हैं। भोपाल में एक बच्ची का शव 15 किलोमीटर दूर मिला जो अपने दादा के साथ बह गई थी। दादा और पोते की घटना हुई थी मध्य प्रदेश में अभी 2-3 दिन पहले। और उज्जैन की सिप्रा में भी महिला कांस्टेबल की तलाश जारी है। और हरियाणा में भी खबर आ रही कि बाढ़ से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। स्कॉट यार्ड में कई कारें वगैरह भी डूब गई। और इस बीच दोस्तों, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में अब धीरे धीरे सुस्त पड़ेगा मानसून। मतलब अब सितंबर महीने के अंतिम दिनों में बहुत अति तेज भारी बारिश तो नहीं होगी। कुछ इलाकों में अब राहत मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे पाकिस्तान में कमजोर होगा डिप्रेशन, तो इसका असर गुजरात में भी देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर अगले एक सप्ताह में मानसून की गतिविधि धीमी हो जाएगी। और इधर पाकिस्तान में जो डिप्रेशन कमजोर हो रहा, तो गुजरात और इसके आसपास के राज्यों में भी मौसम अब सुधरेगा ना। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे अभी रेड अलर्ट किसी भी राज्य में नहीं है, केवल गुजरात, राजस्थान, इन 2 राज्यों में ऑरेंज चेतावनी है। और बाकी मध्य भारत, दक्षिण और पूर्वी कुछ उत्तरी भारत के राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। ओके, और चलिए दोस्तों, मौसम के बाद अब अपन कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स सपाट बंद हुआ। मिड कैप, स्मॉल कैप के शेयरों ने कुछ बढ़ोतरी दिखाई। निवेशकों ने 1.36 लाख करोड़ रुपए कमाए। बाकी सेंसेक्स तो 77 अंक चढ़कर 80,787 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 32 अंक की बढ़ोतरी रही। वहीं स्पाइसजेट कंपनी 10 ग्राउंडेड विमानों का परिचालन शुरू करेगी। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी क्रिप्टो करेंसी से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। ट्रंप फैमिली ने क्रिप्टो से छापे 11,400 करोड़ रुपए। कुछ ही सप्ताह में जो बिटकॉइन वगैरह के प्राइस में तेजी देखने को मिली, तो इसका अच्छा खासा मुनाफा कमाया ट्रंप ने, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, खबर कुशवेश्वर स्थान में 13 सितंबर को होगा एनडीए कार्यकर्ता का सम्मेलन, बिहार में दरभंगा में, है ना। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सांसदों को स्वदेशी मेले लगाने को कहा है। सांसदों के वर्कशॉप में पीएम मोदी बोले कि व्यापारियों को जीएसटी सुधारों के बारे में भी बताएं। और इधर देखिए, हरियाणा, यूपी व त्रिपुरा राज्यों ने भी हिमाचल, पंजाब वगैरह इन राज्यों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। 5-5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मददगारों का आभार भी जताया। वहीं हिमाचल प्रदेश को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है। हिमाचल अब पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। केरल की तरह हिमाचल की भी साक्षरता दर काफी अच्छी बढ़ गई है। यहाँ तक कि केरल से भी आगे 99.30% साक्षरता दर के साथ हिमाचल टॉप पर पहुंच चुका है। उल्लास लिटरेसी प्रोग्राम में देश का चौथा लिटरेट स्टेट घोषित हुआ हिमाचल। और वहीं देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों की एक नई खोज। अब पहली बार मध्य प्रदेश में AI से जन्मेगी गाय। 50 लाख लीटर दूध उत्पादन का टारगेट है। भोपाल में इसके प्लांट तैयार हुए और गोपालकों को इसी गायों के लिए सब्सिडी भी मिलेगी। दरअसल मध्य
प्रदेश में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के जरिए एक तो गायों में केवल बच्चियां ही पैदा हो रही है, मतलब जो नर गाय होती है वो नहीं बल्कि केवल मादा गाय ही पैदा हो रही है, और गायों की दूध उत्पादक क्षमता को भी बढ़ावा दिया जा रहा है एआई के जरिए ना। चलिए खबर देखिए, घटना हो गई कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, 8 लोग घायल हो गए, 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रो हिंदू संगठनों ने इसका विरोध भी किया। वहीं मध्य प्रदेश सरकार को एक रेपिस्ट को 25 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। एक्चुअली उस रेपिस्ट की सजा तो 7 साल की ही थी, लेकिन एमपी सरकार ने उसको 11 साल तक जेल में बिठाए रखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुजरिम की सजा पूरी होने के बाद उसको रिहा क्यों नहीं किया गया। यही वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार को 25 लाख का मुआवजा उस शख्स को देने का आदेश दिया है मध्य प्रदेश सरकार को जिसकी सजा बढ़ाई गई थी, है ना। और देश में पालतू जानवरों को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि ऐसे जानवरों की तस्करी बढ़ी है। पिछले 5 साल में 4 गुना तक हुई। सबसे ज्यादा मुंबई एयरपोर्ट पर स्मगलिंग होती है, 60% मामलों में दस्तावेज भी अधूरे पाए जाते हैं। चलिए खबर देखिए दोस्तों, DW ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो 4 दिनों तक सैन्य झड़प चली थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो इस दरमियान पाकिस्तानी ड्रोन एयर मिसाइलों से मार गिराए गए थे। तो वहीं आसमान न केवल धमाकों की रोशनी से भर उठा बल्कि दिल्ली को युद्ध के एक नए दृष्टिकोण की झलक भी दिखाई दी। कुल मिलाकर हथियार आयातक से निर्यातक बनने की ओर भारत का जो कदम था वो अच्छा साबित हुआ। और DW ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत देखी। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर एक और खबर आ रही है। पाकिस्तान में मस्जिदों की संख्या स्कूलों से भी दोगुनी हुई, अस्पताल और विश्वविद्यालय बेहद कम है। यही वजह है कि पाकिस्तान में अनपढ़ ज्यादा है, एजुकेशन की कमी है और वो आतंकवाद फैलाते हैं, धर्म वगैरह के बारे में लड़ाई झगड़ा करते हैं आए दिन। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। एक श्रद्धांजलि, ब्रिटिश रॉक बैंड सुपर ट्रैम्प के को फाउंडर रिक डेविस का निधन हो गया है। म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और वहीं ट्विटर ने लिखा कि 1965 की जंग पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक हार थी। इस पर पाकिस्तान के पीएम भी हाल ही में बोले थे कि 60 साल पहले हमारी सेना ने दुश्मन का हमला नाकाम किया था, लेकिन अब ट्विटर ने खुद ये रिपोर्ट जारी की। और वहीं दोस्तों रूस यूक्रेन जंग पर भी एक बड़ी खबर आ रही, देखिए आप। यूक्रेनी पीएम के ऑफिस पर भी रूस ने हमला किया, 805 ड्रोन और 17 मिसाइलें दागी और इसमें 4 लोगों की और मौत हो गई। जवाब में यूक्रेन ने भी रूसी पाइपलाइन उड़ाई। वहीं फ्रांस के प्रधानमंत्री ने विश्वास मत खो दिया, बायरू की सरकार गिर गई। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए एक तो भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, आखिरकार भारत ने हॉकी एशिया कप जीतकर अपने नाम कर लिया है। डिफेंडिंग चैंपियन साउथ कोरिया को 4-1 से फाइनल में हराया और वर्ल्ड कप में भी जगह बनाई। भारत ने मेंस हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है। बिहार के राजगीर में स्पोर्ट्स मैच वगैरह चल रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों की ऐतिहासिक जीत पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी और भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बड़ा ऐलान किया। हर खिलाड़ी को 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार की घोषणा की है। वैसे इस हॉकी एशिया कप में हरियाणा सोनीपत के अभिषेक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किए गए। सुमित की भी डिफेंस में बड़ा योगदान रहा। 8 साल बाद आखिरकार ये भारत की शानदार जीत हुई। और इस एशिया कप की 8 टीमों में किसका परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रहा? भारत ने तो पिछले 15 महीनों में 80% मैच जीते, पाकिस्तान के नाम ज्यादातर हार ही रही। और वहीं स्पोर्ट्स न्यूज से एक और खबर आ रही, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भी डेब्यू करेंगे भारत के 35 खिलाड़ी। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी सिंगापुर को 12-0 से हराया, एशिया कप के सुपर 4 में जगह बनाई। नवनीत मुमताज ने गोल की हैट्रिक लगाई। मेनी कांग्रेट्स भारत की बेटियों को भी। चलिए खेल समाचार के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे की प्लानिंग को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया, कहा कि पीएम मोदी का 3 घंटे का मणिपुर का दौरा लोगों के लिए अपमान है। वैसे प्लान है 13 सितंबर को पीएम मोदी मणिपुर जा सकते हैं। और वहीं देखिए राजस्थान में राज्य स्तरीय पंच गौरव समिति की पहली बैठक संपन्न हुई। क्रियान्वयन और बजट आवंटन पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। और विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भी भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने जीता स्वर्ण पदक। वहीं देखिए ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। अमेरिकी आयात शुल्क पर होगी अहम चर्चा। और खबर आ रही है, देखिए अयोध्या में श्री राम मंदिर में एक और ऐतिहासिक पल आने वाला है। 25 नवंबर को जुटेगी भीड़, आप भी नजारा देखकर दंग रह जाएंगे। दरअसल जैसे 22 जनवरी 2024 को बालक राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भव्य आयोजन हुआ था ना, वैसे ही अब श्री राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा और ये 25 नवंबर को विवाह पंचमी के मौके पर होगा ना। चलिए खबर देखिए, पीएम मोदी ने यरूशलेम आतंकी हमले की निंदा की, कहा कि भारत आतंकवाद बर्दाश्त न करने की नीति पर कायम है। वहीं यूएन में मानवाधिकार समृद्ध समाज की नींव रखी गई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने शरणार्थियों की स्थिति पर भी चिंता जताई। और यूपी के कुछ अपडेट देखे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 28 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए सीएम योगी ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि पड़ोसी राज्यों की मदद के लिए हर समय तैयार है प्रदेश सरकार। राहत सामग्री से भरे 48 ट्रक रवाना किए। हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब बाढ़ पीड़ितों की राहत के लिए राहत सामग्री भेजी गई है। और यूपी में माताओं बहनों के लिए भी अच्छी खबर है। देखिए महिलाओं की लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी हर समस्या होगी अब हल। लाइसेंस काउंसलिंग शिविर का आयोजन होने जा रहा बुधवार को, देख सकते हैं आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल भी। और वहीं देखिए भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को भी ब्लॉकचेन तकनीकी पर मिलेगी मानद उपाधि। 55,000 छात्रों को दी जाएगी डिग्री और इस दीक्षांत समारोह के दौरान शुभांशु शुक्ला को डीएससी की मानद उपाधि दी जाएगी। चलिए खबर देखिए, यूएस
टैरिफ की वजह से भारत के कपड़ा मार्केट के निर्यात में भी 9% तक की गिरावट आ सकती है। ICRA की रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है। और वहीं भारत इजराइल ने भी द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब FTA के लिए खुलेगा बातचीत का रास्ता। नागालैंड राज्य की सियासत में बड़ा बदलाव हुआ। NDPP और NPF में विलय पर 12 सितंबर को बड़ा फैसला होगा। और असम में डॉक्टर भूपेन हजारिका के 100वें जयंती समारोह में शामिल होंगे PM मोदी भी। 100 रुपए का सिक्का भी जारी करेंगे। इस दरमियान 2 दिवसीय यात्रा पर जल्दी प्रधानमंत्री शनिवार के दिन असम गुवाहाटी आएंगे। ये कार्यक्रम रहेंगे ना। और खबर देखिए, भारत चीन के बीच फिर से शुरू होगी डायरेक्ट फ्लाइट्स। कूटनीतिक रिश्तों में नरमी दिखने के संकेत दिख रहे हैं। और महाराष्ट्र में देखिए एक बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है। हाल ही में आपको बताऊंगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार की तरफ से काम करने के घंटों की संख्या को बढ़ाकर 9 घंटे की बजाय 10 घंटे कर दिया गया। और महाराष्ट्र का सरकार का प्लान तो ये भी है कि फैक्ट्री कर्मचारियों के दैनिक काम के घंटों को भी 3 से बढ़ाकर 12 घंटे किया जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक भी हुई 3 तारीख को। इसमें पुराने कानूनों में बदलाव को मंजूरी दी गई थी। तो ये वर्किंग आवर्स में जो सरकार चेंजेस कर रही है, इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि ये फैसले रोके नहीं तो आंदोलन शुरू होगा। हिंदू मजदूर सभा की तरफ से महाराष्ट्र सरकार को ये चेतावनी दी गई। और एक रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए जलवायु अनुकूल यात्रा में मिसाल कायम कर रहे हैं नेट जीरो होटल। 2030 तक उत्सर्जन में करनी होगी 66% तक की कटौती। वहीं आपके हेल्थ को लेकर एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए। दिल की बीमारियों से अब युवाओं की हो रही सबसे ज्यादा मौतें। देश के 5 बड़े अस्पतालों पर पहला अध्ययन सामने आ रहा। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली के ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने पहली बार राष्ट्रीय रजिस्ट्री के जरिए देश के 5 अलग अलग राज्य, जिसमें कर्नाटक, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु, इन राज्यों के बड़े अस्पतालों में सर्वे करवाया। और इस सर्वे में क्या डेटा सामने आए देख सकते हैं आप। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आजकल युवाओं में बहुत तेजी से देखी जा रही है ना। और वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के 16 राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को IAS अवार्ड मिला। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। देश की राजधानी दिल्ली में वकीलों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी ने फैसला लिया। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बैठक में कहा कि 4 धाम यात्रा सुचारू कराने पर जोर दें प्रशासन और अधिकारी। CM बोले कि आपदा प्रबंधन और कानून व्यवस्था पर भी ध्यान दें। वहीं हरियाणा सरकार की एक नई पहल देखिए, जेलों में अब हाईटेक निगरानी रखी जाएगी। हर अपराधी की यूनिक पहचान होगी, आसानी से ट्रैक होंगे अपराधी भी। हरियाणा की 20 जिलों से ये एडवांस टेक्नोलॉजी की शुरुआत होने जा रही है। और राजस्थान में SI भर्ती रद्द करने पर लगी रोक। चयनित सब इंस्पेक्टरों ने अपील की। अब डिविजनल बेंच में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। पहले तो आपको पता होगा 28 अगस्त को हाईकोर्ट की ही एकल बेंच ने इस भर्ती पर रोक लगा दी थी। तो अब डुअल बेंच की सुनवाई हुई और इसमें इस भर्ती पर रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी गई है। यानी फिलहाल ये भर्ती कैंसिल नहीं होगी, ठीक है। हालांकि चयनित SI को फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस भी जारी किए इन नियमों को लेकर। तो SI भर्ती 2021 रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने के बाद SI बोले कि हमने अब जाकर राहत की सांस ली। कोर्ट पर पूरा विश्वास है कि न्याय होगा। और खबर देखिए, यूरोप के 2 बड़े नेताओं ने PM मोदी से फोन पर बातचीत की। बोले कि रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में भारत का रोल काफी अहम होगा। एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष की PM मोदी के साथ ये बातचीत हुई। और खबर देखिए, EV नीति बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि जलवायु परिवर्तन का कारगर उपाय भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होंगे। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, नेपाल के PM KP शर्मा ओली ने अब भी सोशल मीडिया पर लगे बैन को हटाने से इनकार कर दिया। इतने विरोध और 20 युवाओं की जान जाने के बावजूद भी। वहीं पंजाब में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 50 से ज्यादा हुई। भारत की साक्षरता दर पर रिपोर्ट आने के पिछले 13 सालों में 74% से बढ़कर 80.9% हुई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से डेटा जारी किए गए। और जम्मू के कठुआ में भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में ड्रोन के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। भारत चीन के बीच जल्द ही सीधी उड़ानें शुरू होगी। चीनी राजदूत जू फिहोंग की तरफ से भी यह बयान दिया गया। और जम्मू कश्मीर में देखिए, डोडा में आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक को गिरफ्तार किया गया, जेल भेज दिया गया। शांति सौहार्द के लिए खतरा उत्पन्न करने के कारण ये कार्यवाही हुई। और इजराइल की सेना ने भी गाजा में शहर में एक ऊंची इमारत को ध्वस्त कर दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इक्विटी और डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए सेटलमेंट की नई डेट्स जारी की हैं और छुट्टी की वजह से तारीख बदली गई। ऐसे में अब नई डेट्स क्या होगी इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। और वही देखिए, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ। 6 जिलों के CMO बदले गए। ईडी ने उन्नति फॉर्च्यून की 100 करोड़ की संपत्तियां जब्त की। नोएडा में निवेशकों को फ्लैट देने का झांसा देकर ठगी का मामला सामने आया। रिलायंस जियो ने दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया। देश भर में शुरू की VONR सर्विस। यूजर्स को भी फायदा होगा। VONR का मतलब होता है वॉइस ओवर न्यू रेडियो, और कंपनी ने इसको लागू कर दिया है। वहीं खबर आ रही, दिल्ली में आवारा कुत्तों के लिए बनाए जाएंगे 1000 फीडिंग पॉइंट। हर वार्ड में चुने जाएंगे 3 से 4 स्थान। दिल्ली नगर निगम MCD का ये प्लान है अब। और सरकार का कहना है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब जन्म लेते ही बच्चों के पोषण और पढ़ाई की ट्रैकिंग होगी, ताकि कोई बच्चा पढ़ाई से छूट ना पाए। ये सरकार की तरफ से एक नया कदम उठाया गया है। और वहीं देखिए, अब आदिवासी समाज तक भी आसानी से पहुंचेगी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं की जानकारी। मंत्रालय की तरफ से खास मोबाइल ऐप बनाया गया है। आदिवाणी नाम से ये नया मोबाइल ऐप बनाया है और इस पर आदिवासियों को उन्हीं की भाषाओं में जानकारियां मिल पाएगी, है ना। और एक अच्छी खबर आ रही है, इस सप्ताह आरंभ हो सकती है माता वैष्णो देवी यात्रा। सभी यात्रा मार्गों को सुरक्षित बनाने में जुटा श्राइन बोर्ड। वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज
चुनाव को लेकर 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगी विशेष ग्राम सभा। और दिल्ली में वकीलों ने विरोध के बाद आखिरकार अपना फैसला बदला और अब अदालत में गवाही के लिए पुलिस अधिकारी का आना अनिवार्य होगा और वकीलों ने दिल्ली में हड़ताल भी कैंसिल कर दी है। वहीं यूपी के छात्रों के लिए एक और अच्छी खबर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में प्रवेश की पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ चुकी है, अब 30 सितंबर कर दी गई है। वहीं देखिए मिर्जापुर और विंध्याचल क्षेत्र के सभी सड़कों की 17 सितंबर तक कराई मरम्मत, यूपी मिर्जापुर डीएम की तरफ से जारी किए गए सख्त निर्देश। और देखिए अब सरकारी विद्यालयों में भी पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी। मुख्यमंत्री ने सांसदों और विधायकों से इस तरह की गतिविधि में भाग लेने की अपील भी की है। झारखंड सरकार ये नई पहल कर रही है ताकि एजुकेशन क्वालिटी बेहतर हो सके, है ना। और खबर देखिए सिलाई व ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण से पहले बैच की परीक्षा 15 सितंबर को होगी। श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन की ओर से जो चल रहा कंपटीशन, तो इसकी डिटेल आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और अच्छा, मेडिकल इंडस्ट्री में देखिए भारत की एक बड़ी उपलब्धि, नसों के जरिए दिल में पहुंचाया कैप्सूल वाला पेसमेकर। एक मरीज था जिसकी हृदय की धड़कन सामान्य हो जाती फिर कभी कम हो जाती, तो कैप्सूल की तरह दिखने वाला ये पेसमेकर निजी अस्पताल में कल 65 वर्षीय मरीज के दिल में नसों के रास्ते से ट्यूब डालकर प्रत्यारोपित किया गया। और पेसमेकर लगने के बाद अच्छी बात है कि मरीज स्वस्थ है। सेंट्रल इंडिया में पहली बार ये दुनिया का सबसे छोटा पेसमेकर मध्य प्रदेश भोपाल में लगाया गया है ना। चलिए खबर देखिए, वैश्विक खाद्य सुरक्षा को लेकर नई दिल्ली में डायलॉग नेक्स्ट सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। और वह देखिए असम से खुलेगी हरित क्रांति की नई राह, पीएम मोदी समर्पित करेंगे बांस बायो रिफाइनरी भी। 14 सितंबर को पीएम मोदी का उद्घाटन करने का प्लान है। और भारत के क्रिटिकल मिनरल मिशन का लक्ष्य रखा 2030 तक 1000 पेटेंट हासिल करना। और रियल एस्टेट से एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 36% भारतीय कर खरीदारों को 90 लाख से 1.5 करोड़ वाले फ्लैट सबसे ज्यादा पसंद है। और बॉलीवुड से खबर देखिए, फिल्म 120 बहादुर के खिलाफ महापंचायत का आयोजन हुआ। फरहान अख्तर की फिल्म का नाम बदलवाने के लिए अड़ा अहीर समाज भी। पंजाब नेशनल बैंक ने विकास को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान राज्य सरकार के साथ 21,000 करोड़ के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और भारत ने विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी में भी ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारत अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई टीम टीटी टीम चैंपियनशिप की भी मेजबानी करेगा। चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में भी जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वाली संस्थाओं पर चलेगा बुलडोजर, 25 लाख तक का जुर्माना लगेगा। राजस्थान सरकार ने भी पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी। जयपुर के जनजातीय गाँवों में विकास की नई पहल देखिए, आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत होने जा रही है। और देखिए जयपुर के जनजातीय गाँवों में भी विकास की नई पहल, आदि कर्मयोगी अभियान से 177 गाँवों में समग्र विकास होगा। और जिन किसान भाई लोगों की फसलें खराब हो चुकी है, मुआवजे के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार ने ये टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप चैट हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। सरकार का कहना है कि 72 घंटे के अंदर अंदर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, मुआवजा मिल जाएगा। वहीं राजस्थान में सरकारी ऑफिसों में लगेंगे स्मार्ट मीटर और सोलर रूफटॉप भी। और मध्य प्रदेश की कुछ खबरें देखिए, एमपी में इंदौर जबलपुर समेत 5 जिलों के कलेक्टर बदले गए। कुल एमपी में 20 आईपीएस अफसरों के भी तबादले हुए हैं। 17 सितंबर को पीएम मोदी धार के भंसोला आएंगे, सेवा पखवाड़े की शुरुआत होगी। और मध्य प्रदेश से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि 73% वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ही नहीं है। नॉर्मल प्लेट होती है जो शोरूम वगैरह से मिलती है ना, डिफॉल्ट वही। चलिए खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में रायपुर में निकले गणेश जहाँ के कई रूट डाइवर्ट किए गए। और देखिए छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल का 21वां दिन भी लगातार जारी है। रोटी सम्मान न्याय गारंटी की थीम पर प्रदेश भर में यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 16,000 से ज्यादा एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर हैं। और देखिए छत्तीसगढ़ में जीएसटी के बदलाव से विकसित भारत की संकल्पना का साकार होगा, डिप्टी सीएम का कहना है ये। और यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कि सांप काटे तो झाड़ फूक ना करें, अस्पताल जाएं। सहारनपुर से 48 ट्रक राहत सामग्री भी रवाना की हरी झंडी दिखाकर। और योगी ने दिव्यांग उद्धम यादव को इलेक्ट्रॉनिक छड़ी भी दी जब प्रयागराज के सीआरपीएफ जवान ने पीड़ा सुनाई थी। और देखिए यूपी में जातीय रैलियों पर हाईकोर्ट अब सख्त हुआ। यूपी सरकार से पूछा कि 12 साल पुराने आदेश का पालन कैसे करा रहे हैं। यूपी में पुरानी तेवर में लौट रही मायावती भी 9 साल बाद 9 अक्टूबर को शक्ति प्रदर्शन करेगी। और बिहार में देखिए पटना मेट्रो यार्ड में किसानों ने प्रदर्शन किया क्योंकि किसानों का कहना कि 2 महीनों से उनको पेमेंट नहीं मिला उनकी जमीनों का। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खगड़िया दौरे के दौरान विशेष कैंप भी लगाया। बिहार बरौनी से राजस्थान कोटा के बीच भी स्पेशल ट्रेन चलेगी 20 से 27 दिसंबर तक, सितंबर में शुरू हो जाएगी, है ना। और बिहार दरभंगा में दिव्यांगों को रोजगार की जानकारी मिलेगी, ये अनोखी व्यवस्था की गई है। और देखिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी परीक्षा भी 15 केंद्रों पर होगी। 10 सितंबर को ये एग्जाम होगा बिहार में, है ना। और बिहार में देखिए आंगनबाड़ी कर्मचारियों का भी विधानसभा के सामने प्रदर्शन देखने को मिला। 20 सूत्री मांगों को लेकर सरकार का विरोध किया। सेवगांव ने भी मानदेय बढ़ाने की मांग की तो आखिरकार नीतीश सरकार ने उनकी मांगे मान ली। और वहीं बिहार में स्वच्छता कर्मचारियों की भी हड़ताल की वजह से सफाई का संकट छाया हुआ कई जिलों में। बिहार के पीर पेंती में भी एनडीए कार्यकर्ता का सम्मेलन होगा। 15 सितंबर को पीएम मोदी भी करेंगे इसका शिलान्यास। बिहार दरभंगा में भी खिलाड़ी
खिलाड़ियों ने पटना में शानदार प्रदर्शन किया और बिहार में अब शहीद जवानों के परिवारों को भी मदद मिलेगी। 2 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी दी जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। हरियाणा सरकार ने घोषणा की बारिश में मौतों पर 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। हरियाणा रोहतक में आज से खुलेंगे सभी स्कूल। और खबर देखिए हरियाणा को 252 नए ड्रोन पायलट 136 टेक्नीशियन भी दिए गए। वहीं हरियाणा में मिड डे मील वर्कर्स को भी राहत मिली है। सरकार ने कहा कि रेशनलाइजेशन करने की कोई योजना नहीं है। हरियाणा रोहतक में भी सिंचाई विभाग के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया। हरियाणा बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों के लिए भी आवेदन मांग लिए हैं। सोनीपत में किसानों ने प्रोटेस्ट भी किया कुछ मांगों को लेकर। और देखिए चंडीगढ़ के मॉडल जेल में टीबी स्क्रीनिंग शुरू हुई। 697 कैदियों की जांच होगी। वहीं चंडीगढ़ में 1630 खिलाड़ियों को 7 करोड़ की स्कॉलरशिप का भी ऐलान हुआ। वहीं देखिए चंडीगढ़ प्रशासन का QCI और NPC के साथ एक समझौता हुआ है। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा OBC आरक्षण कानून भी लागू हुआ हरियाणा वाला। हिमाचल सरकार ने हायर ग्रेड पर यू टर्न लिया। सैलरी कटौती का नोटिफिकेशन होल्ड किया है विरोध के बाद। और देखिए उत्तराखंड में बंद नहीं होगा ऑपरेशन काल भी। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। CBSE ने LOC जमा करने की लास्ट डेट 22 सितंबर कर दी है और 5 विषयों के लिए शुल्क 1500 रुपए होगा। वहीं UP टेट के एग्जाम 29-30 जनवरी को होंगे। लिखित परीक्षा होगी। उससे पहले कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई, देख सकते हैं आप। TET अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में फैसला सुनाया था। नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले एक और अहम फैसला लिया। BPSC जल्दी निकालेगा 6500 पदों पर भर्तियां भी। ओके और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन राशि वालों को रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू हो सकता है और धनु राशि वालों को भी बिजनेस में फायदा होने का योग है। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी हमारे देश में साक्षरता दर के मामले में किस राज्य ने नंबर 1 की उपलब्धि हासिल की है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।